आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब बात हम करेंगे रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा की कहानी में इतने पेच क्यों हैं? रॉबर्ट वाड्रा चर्चा में इस बार इसीलिए हैं क्योंकि उनके खिलाफ जो जांच हरियाणा में चल रही है, गुड़गांव में जमीन के सौदे को लेन देन में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं, इसको लेकर के उसके कागज नहीं मिल रहे हैं। पुलिस ने बैंक से पूछा, बैंक का रिकॉर्ड क्या कहता है, इस डील के पैसे कहां किस अकाउंट में आए? तो बैंक ने जवाब दिया वो कागज तो है नहीं। पूछा गया कागज कहां गए, तो पता है क्या, कागज तो बाढ़ में बह गए। अब ये वाली बाढ़ थी या इससे पहले की कोई बाढ़ थी, ये भी नहीं बताया अभी तो अब ये सवाल उठ रहा है कि जो कुछ हुआ ये कोई साजिश तो नहीं है। ये रॉबर्ट वाड्रा के बैंक के कागजात ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं, और वो भी उस रेलेवेंट पीरियड के। अगली स्क्रीन पर आइए, जिसकी दरकार थी जांच एजेंसी को, जिस दौरान वो जमीन का सौदा हुआ था। तो वो ये अब सवाल पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा का ही कागज गया है या किसी और का कागज गया है। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या था। रॉबर्ट वाड्रा की 2 कंपनियां हैं, उसको लेकर के जांच चल रही थी। स्काईलाइट नाम से रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी, अगली स्क्रीन पर आइए, स्काईलाइट रियलिटीज और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। इसने सौदा किया था हरियाणा में एक प्रॉपर्टी डीलर से, एक एजेंसी से इन्होंने जमीन खरीदी। उस जमीन को फिर कई गुना दाम पर इन्होंने डीएलएफ को बेच दिया था, और आगे जाकर के फिर जब उसका लैंड यूज वगैरह बदला तो यही उन पर इल्जाम जो है वो लगाया गया था कि सस्ते दाम पर वो प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी, महंगे दाम पर बेची। और इल्जाम ये भी था कि फिर उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने उस रियल एस्टेट डेवलपर को, बड़ी कंपनी को, एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल कहीं और हरियाणा में दिया भी था। अब ये सवाल जवाब आया कि बेसमेंट में बाढ़ का पानी घुस गया था, वहां पर दस्तावेज रखा हुआ था। अब बेसमेंट के अंदर पानी भी बड़ा स्क्वायर फीट देख करके घुसा कि किस इंच में रॉबर्ट वाड्रा का ही कागज रखा हुआ है और वही ले उड़ा। और अब तो सब बैंक जो है वो डिजिटाइज हो चुके हैं, तो कोई डिजिटल रिकॉर्ड भी होना चाहिए। सवाल ये है कि मामला है 2009-2012 के बीच, जांच 2014 से चल रही है। अब सवाल है, जांच एजेंसी को 9 साल बाद क्यों याद आया कि वो दस्तावेज कहाँ है, जब वो दस्तावेज गायब हो गए। इसका मतलब जब पता चल गया कि गायब हो गए हैं दस्तावेज, तब उसकी खोज हो रही है। तो ये निश्चित रूप से कुछ मिलीभगत है। रोज अखबार में छपता है कौन से बैंक में कितना पैसा आया था। हाँ, वो आप पूछ रहे हैं। मतलब सबको, जो भी इस केस में इंटरेस्टेड है, सबको मालूम है कि क्या हुआ था, कितने पैसे का लेन देन हुआ था, कितनी जमीन थी, किस तारीख को हुआ। सिर्फ जांच एजेंसी को नहीं पता था, और जांच एजेंसी को 9 साल लगा बैंक पहुंचने में कि ये डॉक्यूमेंट हमको दे दीजिए। तो इसका मतलब है कि जांच में कोई इंटरेस्ट था नहीं, जांच को उसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस तक पहुंचाने की कोई इच्छा शक्ति ही नहीं थी। तो इसलिए जो है इंतजार हुआ कि दस्तावेज गायब हो जाएं, तो हम जो है जाएं। जल्दी से बता देता हूं, आप मुझे बिल्कुल मेरे सवाल पर ले आए। मामला जैसे आपने बताया 2008 का मामला है। रॉबर्ट वाड्रा ने 7.5 करोड़ में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी एक ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से, जिसको उन्होंने थोड़े वक्त के बाद डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दिया था। 3.5 करोड़ की जमीन को 58 करोड़ में बेच दिया था, और ये उस वक्त इल्जाम था कि डीएलएफ को, और वो पैसा भी डीएलएफ नहीं दिया था उनको, वो पैसा भी डीएलएफ नहीं दिया। डीएलएफ के पैसे से जमीन खरीदी और उसके बाद उसको लगभग 10 गुना दाम पर डीएलएफ को ही बेच दिया उन्होंने। और सरकार ने 350 एकड़ जमीन डीएलएफ को वजीराबाद में इस कृपा के बदले दी। ये भी इल्जाम का एक हिस्सा है। अब सवाल जो आपने कहा कि कोई नियत नहीं थी, बीजेपी सरकार की क्यों नियत नहीं है रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार को उजागर करने की या उनको सजा दिलाने की? केवल फिर इसमें रॉबर्ट वाड्रा नहीं ना, डीएलएफ भी है। अच्छा, बहुत देश की सबसे बड़ी 2-3 जो रियल एस्टेट कंपनीज है उनमें से एक है, और गुड़गांव में है, हरियाणा में है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो सब अगर आप तार जोड़िए तो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ होगा उसमें लगा होगा कि फायदा नहीं है, नुकसान है। ये अंदाजा है मेरा, मतलब कोई जानकारी नहीं है, लेकिन और क्या वजह हो सकती है, और कोई कारण और समझ में नहीं आता है। वो हम जानना चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, बीजेपी का तो ग्राफ बढ़ेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, नीचे तो नहीं आएगा, कोई नुकसान तो बीजेपी को नहीं, फायदा ही है। और बीजेपी और हमारे यहाँ तो इल्जाम रोज आज कर लगा रही हैं विपक्षी पार्टियां कि बिना किसी मुद्दे की एजेंसी केस दर्ज कर ले रही है। तो यहाँ तो आपके पास पका पकाया मुद्दा है, वो मुद्दा जिसके नाम पर आप जो लेकर के आप चुनाव में भी जाते हैं, उसको सिरे ना चढ़ाना। ये बताता है कि वो जो घोषित समझौता टूटा था वो पूरी तरह से नहीं टूटा है
कि हम हमारी उसमें सरकार तो आएगी तो बचा हम हुआ तुम्हें बचाएंगे, तुम हमें बचाना। ठीक, विनोद जी क्या लगता है आपको, रॉबर्ट वाड्रा पर इतनी कृपा क्यों है? नहीं, प्रदीप जी जो कह रहे हैं और हम लोग भी अभी बात ही कर रहे थे कि हमारे देश में जो शीर्ष स्तर के राजनेता हैं उनके बीच एक अघोषित संधि है कि भाई जब हम हों सत्ता में तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं होने देंगे, तुम होना तो मेरा ख्याल रखना। और यही वजह है कि मुकदमे दर्ज होते हैं, छापे भी पड़ते हैं, सब होता है, लेकिन लॉजिकल एंड तक जो है चीज़ें नहीं जा पाती हैं और ये घोटालों की बड़ी खबरें भी आती हैं, ये सब होता है। अब रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला जैसे आप सही कह रहे हैं, एक कमेटी बनी थी ढींगरा, जस्टिस ढींगरा की लीडरशिप अध्यक्षता में हरियाणा सरकार ने बनाई थी, उसकी भी रिपोर्ट आ गई थी 2 साल, जब कमेटी के 2 साल बाद 3 महीने के हालांकि उसका पीरियड था, वो खिंचता रहा, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट भी आ गई। वो रिपोर्ट आए भी 7-8 साल तो 9 साल तो हो ही गए होंगे और टेबल पे पड़ी हुई है राज्य सरकार की। अब ये कागज जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, हम भी मेरे दिमाग में यह था कि अब तो डिजिटलाइजेशन का जमाना, डिजिटल इंडिया है। अब डिजिटल इंडिया में सारे बैंक, लैंड रिकॉर्ड, सब कुछ तो डिजिटाइज हो चुका है और कम से कम इन राज्यों में तो हो ही चुका है, हरियाणा और जो नज़दीक के राज्य हैं, मान लीजिए अब उड़ीसा में, अब बिहार में किसी गाँव में ना हुआ हो समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो गुड़गांव ब्रांच का मामला है। गुड़गांव का मामला है। तो आखिर अच्छा एक चीज़ और मैं कहूँ, पिछले 2-2.5 साल से किसी बीजेपी प्रवक्ता के मुंह से मैंने रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं सुना। तमाम मीडिया में बहसें होती हैं, झगड़ा होता है, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच नोकझोंक होती है भ्रष्टाचार के आरोपों को लेके, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं आता, कोई बोलता भी नहीं है। तो क्या है, कुछ ना कुछ तो कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है या क्या है? एक मामला इनका राजस्थान का चलता है। हाँ। 2 मामले कुछ नहीं ज्यादा कहा जा चर्चा सकता में आते हैं। एक राजस्थान में जमीन का मामला, उसमें भी यही है कि आपने जमीन खरीद ली, रैंड यूज बदलवा दिया, आपने उसको बेच दिया। वहां तो बहाना है कि भाई वहां कांग्रेस की सरकार आ गई तो हम क्या करें, वो उसने जांच इसमें एक को आगे नहीं interesting बढ़ने fact में दिया। हालांकि 5 साल लेकिन यहाँ तो कोई भी जो है बहाना नहीं है। नहीं, वहाँ भी 5 साल 18 तक तो बीजेपी की सरकार रही राजस्थान इसमें में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जोड़ना चाहता हूं कि देखिए 2014 के बाद से जब जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहा गया था कि जितने भी सेंसिटिव डील्स हुई है या जो बड़े नाम है जो बैंक से लोन लिया या जिनके खातों का ट्रांजेक्शन की अगर जांच चल रही है, जिनके ऊपर एजेंसियां लग रही है, उनकी एक कॉपी की मास्टर कॉपी बना के रखना है। मतलब किसी कारणवश से अगर किसी जगह आग लग जाती है, कोई चोरी हो जाती है, चूहा उतर जाता है या ओरिजिनल फाइल कर जाती है, तो उसकी एक मास्टर कॉपी बना रखने का निर्देश बैंकिंग सेक्रेटरी ने दिया हुआ सारी बैंकें को 2014 के बाद कि सब जितनी भी जांच एजेंसी जिनकी भी जांच कर रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हो रही है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई अपोजिशन का लीडर हो। तो समीर साहब एक मिनट रोकूं आपको। प्रियंका गांधी वाड्रा भी बोल रही हैं आज भोपाल में, और इस वक्त ग्वालियर में, माफ कीजिएगा, और इस वक्त मणिपुर के मुद्दे पर ही बोल रही हैं। तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन आक्रोश किस बात का? ये जन आक्रोश आपके ही मुद्दों पर है कि नहीं है? और यहां खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूं। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूं कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूं कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहां आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूं, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूं। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूं क्या है, महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं। ये तो है ही। जब बिना कुछ कह सब डाला प्रियंका गांधी वाड्रा ने, इस पर नहीं बोलूंगी, उस पर नहीं बोलूंगी, और सब बोल दिया, बोल सब पर उन्होंने एक दिया। बात पर ध्यान दिया आपने जी, प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया, शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, उसके बाद सिंधिया का जिक्र किया। सबसे ज्यादा अपलॉड, सबसे ज्यादा शोर से जो आया वहां पर आया जब सिंधिया का नाम उनके इलाके में है। वहां आप या तो जो है सिंधिया परिवार के साथ हैं या खिलाफ है, वहां बीच का मामला कुछ नहीं है और कोई मुरव्वत किसी के बीच में नहीं है। अच्छा, हाँ कि ये हम जो है थोड़ा भी ग्राउंड कंसीड कर जाएं, किसी को छोड़ दे जमीन, ऐसा नहीं है। तो वो रिएक्शन दिखाई दे रहा है।
लेकिन अब यहाँ कांग्रेस के बीच में तो शोर उठा जब उन्होंने घेरा ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ग्राउंड जमीन पर आपको क्या खबरें मिलती हैं इस वक्त? नेताओं की आवाजाही भी जारी है वहां पर इस वक्त, क्या होल्ड है सिंधिया जी का भी? नहीं, सिंधिया जी का होल्ड तो आप इस बात से समझिए कि वो अपना चुनाव हार गए थे, एक बार हार चुके हैं। तो इस और अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें बहुत बुरी तरह से हारे। इसके बावजूद कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगे, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब लगे, उसके बावजूद हार गए। तो स्थिति कोई बहुत अच्छी है ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है जमीन पर। अब वो चुनाव आते आते बदलेगी या नहीं, या कितना बदलेगी, ये तो बाद में पता चलेगा। तो आप ग्वालियर की सीट को लेकर एक और बार आपको बता दूं कि इस बार ग्वालियर की सीट जो 2024 में अभी वहां से विवेक शेजवलकर जो पहले मेयर थे वहां से सांसद है, वो 76 ईयर्स की एज हो गई उनकी, तो इस बार उनको वो टिकट मिलेगा नहीं, वहां से पहली बार ही सांसद बने थे। तो अब ग्वालियर सीट पे सिंधिया जी की नजर है, क्योंकि अब वो गुना जाना नहीं चाहते, केपी यादव से हार गए थे और ग्वालियर में उनके पिता सांसद रह चुके हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा फोकस इस बार ग्वालियर से लड़ने का है। लेकिन ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के और भी दिग्गज नेता है जिनकी नज़र है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं ग्वालियर से। तो ग्वालियर सीट पे इस बार बहुत घमासान होने वाला है कि लोकसभा चुनाव कौन लड़ता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी वहाँ से किसे टिकट देती है। ग्वालियर लोकसभा सीट बहुत सुरक्षित सीट है। मध्य प्रदेश में जैसे भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, ग्वालियर हुआ, ये लोकसभा सीट बहुत ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट देगी वहाँ से चुनाव जीतेगा ही जीतेगा। और लंबे समय से सिंधिया इसमें ऐड करेंगे या सिंधिया सेफ सीट को अनसेफ बना देंगे? नहीं, अब सिंधिया इसी सेफ के चक्कर में अटल जी जो है 84 में लिए आना चाहते हैं, हार गए थे। बातचीत करके गए थे कांग्रेस के लोगों से। कौन? अटल जी कि भाई उनके खिलाफ कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आएगा, लेकिन हुआ ये वही माधवराव सिंधिया। इसमें एक चीज मैं भी जोड़ना चाहूँ। देखिए, ग्वालियर लोकसभा सीट से सिंधिया परिवार का दबदबा घटता गया और माधवराव जी को इसीलिए गुना शिफ्ट करना पड़ा अपने आप को, जब उनकी लीड बहुत कम हो गई। और उसके बाद वहाँ बीजेपी का प्रभाव बढ़ा विपक्ष का। जो भी प्रदीप जी कह रहे थे कि वहाँ या तो सिंधिया के साथ आप हैं या उनके खिलाफ हैं, ये वहाँ बड़ा क्लियर कट डिवीजन है। और इसीलिए उसी गुना की सीट से ही ज्योतिरादित्य भी लड़े चुनाव, और वो गुना भी हार गए वो पिछला चुनाव 2019 में। तो ग्वालियर का, और अभी जो मेयर वहाँ जीते हैं कांग्रेस के, 56 साल बाद कांग्रेस का मेयर जीता है। जब सिंधिया शोभा शिखरवार बनी है, जब दोनों पिता पुत्र रहे वहाँ कांग्रेस में, तब मेयर कांग्रेस अपना नहीं जीता पाई ग्वालियर में। और ज्योतिरादित्य जी जब चले गए बीजेपी में, तब कांग्रेस का जो है मेयर वहाँ जीता। भाजपाई होना साथ में और साथ में सिंधिया लगा होना, ये सिंक नहीं हो पा रहा है क्या आपस में अभी भी? इतना खिलाफ बोला है, और उससे ज्यादा राजमाता के खिलाफ जो माधवराव सिंधिया ने कैंपेन किया है उसका बड़ा असर है। उस राज परिवार का अब भी काफी असर है, लेकिन वो लॉयल्टी डिवाइडेड है, डिवाइडेड हो गए राजमाता में और माधवराव सिंधिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और माधवराव सिंधिया बेसिकली ग्वालियर में महल की राजनीति करते थे। महल से जिसका नाम रख दिया, कांग्रेस में उसको टिकट मिलना है। बीजेपी में ये सब चलता नहीं। बीजेपी का संगठन है, आरएसएस का स्ट्रक्चर है पूरा। तो अब सिंधिया जब से बीजेपी के अंदर आ गए, तो ग्वालियर चंबल संगमा में सिंधिया के सामने सबसे बड़ी तकलीफ है कि उनकी राजनीति करने की जो उनकी आदत है कि मैंने जो बोल दिया वो ब्रह्म वाक्य है। वो कांग्रेस में था, बीजेपी में इस तरह की राजनीति चलती नहीं है। तो ग्वालियर चंबल संभाग में अब सिंधिया के साथ जो नेता आ गए, उसमें से कई नेता तो हार गए। मुन्नालाल गोयल चुनाव हार गए पिछला विधानसभा। इमरती देवी जो डबरा से लगातार जीतती थी, वो हार गई चुनाव। तो अब सिंधिया के सामने समस्या है कि उनके जो लोग हैं उनको टिकट कैसे दिलवाए। और वो ऐसी स्थिति में केवल चुनाव को टिकट मिलेगा तो वो हारेंगे। तो पार्टी यही बोल रही है कि आप तो ठीक है, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वो डिसाइड होगा। विधानसभा में तो आपके जो लोग आए वो सब चुनाव हारेंगे, तो हम हारने वाले कैंडिडेट को हम टिकट पार्टी देगी नहीं। तो अभी वहां पर सबसे बड़ी लड़ाई आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 4 महीने बाद है, सिंधिया बनाम बीजेपी में ही होने वाली है। कि सिंधिया के लॉयल लोगों को भी समझ में आ रहा है कि अब हमें सिंधिया अपने लोगों को टिकट दिलवा नहीं पाएंगे, और इसलिए वो कांग्रेस में जा रहे हैं। टिकट वो दिलवाएंगे नहीं तो नेता उनके साथ रहेंगे। इंपॉर्टेंट है ग्वालियर की राजनीति में, जो प्रदीप जी कह रहे थे उसी को मैं। सिंधिया जब तक राजमाता थी, तब तक जो बीजेपी और जनसंघ के जो कार्यकर्ता थे, उनका एक महल के प्रति जो है एक वो था, क्या कहते हैं, लिहाज जिसको कहते हैं। लेकिन राजमाता के बाद माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरान इतना ज़्यादा बीजेपी ने राजमहल के खिलाफ बोला और राजमहल ने बीजेपी के खिलाफ बोला। भाई शिवराज तो माफ़ करो महाराज, खुद जाके वहाँ भाषण बोल देते थे। हम तो इतना ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ बोल चुके हैं ये कि वो भी चुनाव के टाइम में अड़े आता है। नहीं, अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की आपने देखा ना, ट्वीट देखा था अभी, कांग्रेस पार्टी को आजादी से लेकर के घेरना शुरू किया तो भारत जोड़ो यात्रा तक। बीजेपी का देखिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। जब कैडर अपने विचारधारा पर हमला बर्दाश्त नहीं करता। ये तो बाहर से आए हैं, जो अंदर के लोग, उमा भारती
उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, गुजरात में शंकर सिंह वाघेला। जैसे ही विचारधारा को छोड़ा, आइडियोलॉजी को छोड़ा, कैडर ने छोड़ दिया उनको। कर्नाटका में और येदियुरप्पा उस के साथ भी समय वही बड़े हुआ। नेता सब दिखाई देते थे। कल्याण सिंह तो जो है प्रधानमंत्री के बराबर दिखने लगे थे, लेकिन कुल 6 सीट मिली 425 में से। येदियुरप्पा का क्या हुआ देखिए, येदियुरप्पा का केशुभाई पटेल, येदियुरप्पा, केशुभाई पटेल। सबका वही हाल हुआ। तो कैडर बेस्ड पार्टी में नेता तभी तक बड़ा दिखता है जब तक कैडर साथ में है। जैसे ही आप कैडर का साथ छूटा, वैसे ही आप ऐसे बिल्कुल जो है, जैसे और वो गुब्बारे कैडर की ऐसे किसी हवा को निकल- एक्सेप्ट भी नहीं करता। ना, अरे साहब, जल्दी नहीं करता। आप मतलब आपका बैकग्राउंड क्या रहा है इस पर निर्भर करता है। अब जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने जिस तरह का काम किया, जिस तरह की राजनीति की, उनका एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहा। 5 साल। वो ऐसा नहीं कि आए और मुख्यमंत्री बन गए, इंतजार किया। और हमारे ख्याल 2014 में या 13 में आ गए थे। 2016 में। 16 में 2016 में आए थे। और 21 में जाके मुख्यमंत्री बने। और 5 साल पूरे नॉर्थ ईस्ट में पार्टी के लिए जो है काम किया। बहुत काम किया। महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो थे, सारे महत्वपूर्ण विभाग उन्हीं के पास थे। फाइनेंस था, नहीं, हेल्थ उनको- था। नहीं, लेकिन जो चाहत थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, वो नहीं दिया उनको। वो बाद में मिला वो ना, उस समय नहीं दिया। उस समय नहीं मिला। और जो 21 में मिला भी तो बहुत आसानी से नहीं मिला। हाँ। उस समय भी पार्टी में टॉप लीडरशिप में डिवीजन था कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और सिंधिया साहब को आते ही जो है कूलिंग ऑफ पीरियड जैसी कोई चीज नहीं रही। आप केंद्र में आ गए। इसलिए कि वो सरकार लेके आए। कि वो सरकार लाए थे। हाँ, अगर वो ना आते तो सरकार ना बनती। तो वो बहुत बड़ा चेंज था। वैसे तो उसके बदले में मतलब ये कोई बहुत बड़ा पुरस्कार उनके लिए नहीं है, था। फिर भी। हाँ, लेकिन जो है अब ये उम्मीद करना, जैसे उनके लोगों को उम्मीद थी, बहुत से लोगों को, कि शिवराज सिंह चौहान को हटा के उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तो ये नहीं होने वाला अभी। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।